एंड वेलकम बैक टू किड्स कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, न्यू लेडी टॉपिक्स की जो एमसीक्यू सीरीज़ है उसमें हमने जो सब्जेक्ट पकड़ा है दैट इज़ इनकम टैक्स और उसके कुछ टॉपिक्स के एमसीक्यूज़ मैं करवा चुका हूँ। आज जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड बिजनेस प्रोफेशन। इस टॉपिक में से जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पर्सनली मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं वो एमसीक्यूज़ आज हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि जो हमारी ऐप है किड्स कॉमर्स जोन, उस पर जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके एनालिसिस वीडियो फर्स्ट 4 टेस्ट के आ चुके हैं। अब आप जब चाहो उन वीडियोस को देख सकते हो और अपनी जो आपकी कमियां हैं, जहां पर आपने लैग किया, जहां जहां आपने मिस्टेक्स की, उन कमियों को देख सकते हो। उन वीडियोस को देखने के बाद उनको एनालाइज करो और देखो कि आपने कहाँ कहाँ क्या क्या मिस्टेक्स की हैं, तो आप वो वीडियोस भी अब एसेस कर सकते हो। फर्स्ट 4 जो एनालिसिस हैं, जो मॉक टेस्ट है, उनके एनालिसिस वीडियोज़ मैंने उसमें डाल दिए हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज़। सो द वेरी फर्स्ट एमसीक्यू इज़ इन केस ऑफ SOP यानी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, डिडक्शन ऑफ म्यूनसिपल टैक्स इज़। म्यूनसिपल टैक्स की जो डिडक्शन है, ऑप्शंस आर अवेलेबल इफ़ पेड बाय ओनर, अगर ओनर पे करता है तो ये अवेलेबल है। बी नॉट अवेलेबल इफ़ पेड बाय टेनेंट, अगर टेनेंट पे करता तो ये अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल इज इफ़ टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स, अवेलेबल है, हम इसको डिडक्ट कर सकते हैं अगर टैक्स एट सोर्स हमने डिडक्ट किया है। और नो डिडक्शन है म्यूनसिपल टैक्स पेड। देखिए, जहाँ पर भी हमारा जो मकान है वो SOP यानी सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब जिसमें हम खुद रहते हैं, तो उस केस में हमें म्यूनसिपल टैक्स की कोई भी डिडक्शंस नहीं मिलती। म्यूनसिपल टैक्स की डिडक्शन मिलती है सिर्फ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी पे। तो आपको याद रखना है कि म्यूनसिपल टैक्स की जो डिडक्शन है वो लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी पे मिलती है, नंबर 1, ये भी याद रखो। और कब मिलती है? जब पेड बाय ओनर हो, ये भी याद रखोगे। पहले तो SOP पे मिलती नहीं, सेल्फ ऑक्यूपाइड पे वो डिडक्शन नहीं मिलती। किस पे मिलती है? लेट आउट हाउस पे मिलती है। और कब मिलती है? लेट आउट हाउस पे, जो किराए पे दिया गया मकान, उस पर मिलती है, और अगर ऑनर ने वो टैक्स पे किया है। खैर, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था कि सेल्फ ऑक्यूपाइड में डिडक्शन म्यूनसिपल टैक्स की मिलती है या नहीं, तो हम कहेंगे कि नहीं मिलती, नो डिडक्शंस। क्यों? मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो जो मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड है, हम इनकम में से डिडक्शंस देते हैं, तो उसमें आपको कोई इनकम भी नहीं हो रही क्योंकि आप खुद उसमें रह रहे हो, रेंट नहीं ले रहे, इसलिए उस पर कोई डिडक्शन भी नहीं बनती। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ द हाउस इज़ 1,50,000। एक मकान की जो फेयर रेंटल वैल्यू है वो 1,50,000 है, स्टैंडर्ड रेंट 1,30,000 है और एक्चुअल रेंट 1,25,000 है। म्यूनसिपल टैक्स लास्ट 7 साल का 20,000 रुपये पर एनम है। एनुअल वैल्यू क्या होगी? देखो, हमारा जो स्टेप रहता है वो क्या रहता है, सबसे पहले हम म्यूनसिपल रेंटल वैल्यू, ठीक है, जो कि है म्यूनसिपल रेंटल वैल्यू नहीं है, खैर छोड़ दो म्यूनसिपल रेंटल वैल्यू को, अगर नहीं है तो छोड़ दो। हम लेंगे फेयर रेंटल वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट को सबसे पहले। इन दोनों में से फेयर रेंटल वैल्यू 1,50,000 है, स्टैंडर्ड रेंट 1,30,000 है, हमें लेना है विच एवरेज लेस। विच एवरेज लेस वो हमारी हो गई एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू 1,30,000। इसको कंपेयर करेंगे हम एक्चुअल रेंट के साथ। जो भी ये वैल्यू आई, इसको कंपेयर किया जाता है एक्चुअल रेंट के साथ, जो कि है 1,25,000। अब इन दोनों में से हमें देखना है विच एवरेज हाई। हाई क्या है? 1,30,000। तो ये तो हमारी आ गई एनुअल रेंटल वैल्यू। अब माइनस करना में म्यूनसिपल टैक्स। तो देखो बेटा, म्यूनसिपल टैक्स 20,000 रुपया साल का है, तो हमें तो 7 साल का देना है, तो 20,000 इंटू 7 अगर हम करेंगे तो 1,40,000 है। तो हमारा आंसर किस में आ रहा है? माइनस में आ रहा है, -10,000। तो यही हमें पूछा था कि एनुअल वैल्यू क्या होगी, तो वो होगी -10,000। ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिडक्शन शैल बी अलाउड इन केस ऑफ वन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी हुज एनुअल वैल्यू इज नील। कोई एक ऐसा मकान जो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सेल्फ ऑक्यूपाइड मैंने बता दिया जिसमें आप खुद रहते हो, उस मकान के लिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के लिए हमारे पास कौन सी डिडक्शंस अवेलेबल होती हैं? कुल मिलाकर 2 डिडक्शंस हैं, लेकिन किसके लिए? लेट आउट के लिए 2 डिडक्शंस होती हैं अंडर सेक्शन 24। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए सिर्फ एक ही डिडक्शन मिलती है, सिर्फ एक डिडक्शन मिलती है। वो कौन सी है? इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड 30,000 और 2 लाख एज द केस में भी। भाई, आपने उस मकान को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, रेनोवेशन के लिए अगर आपने कोई इंटरेस्ट लिया है, तो वो इंटरेस्ट जो आपने दिया उस पर आपको टैक्स में छूट मिल सकती है। 30,000 और 2 लाख इसलिए कहा गया कि अगर 1/4/2001 से पहले लोन लिया है तो 30,000 की मैक्सिमम लिमिट होती है, और 1/4/2001 के बाद लिया तो इंटरेस्ट की मैक्सिमम लिमिट 2 लाख होती है। इसलिए 30,000 2 लाख एज द केस में भी, मतलब जिस डेट को लिया उसके हिसाब से जो है छूट, वो डिडक्शन मिलेगी। तो सिर्फ एक डिडक्शन मिलती है किस पे? सेल्फ ऑक्यूपाइड पे। आपको जो डिडक्शन है, सेल्फ ऑक्यूपाइड पे आपको जो डिडक्शन है अंडर सेक्शन 24
दो होती हैं 30% ऑफ NAV, क्योंकि उसकी NAV नील होती है तो इसलिए वो नहीं मिलेगी, और सिर्फ किसकी मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन। और लोन का पर्पस क्या होना चाहिए, मकान खरीदना या उसकी कंस्ट्रक्शन या फिर रिनोवेशन। चलिए नेक्स्ट, एरियर्स ऑफ रेंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल ऑफ प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल आफ्टर डिडक्शन ऑफ डैश परसेंटेज ऑफ सच अमाउंट। देखिए एरियर ऑफ रेंट रिसीव्ड, अगर आपको कोई पुराना रेंट जो आपको पहले नहीं मिला था अब मिल जाता है, ठीक है, और आपने मकान को बेच दिया है, तो आपको कितने % डिडक्शंस मिलेगी। देखिए जो भी रेंट हुआ है उसमें आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 24, वो होती है 30%। तो अगर आपको कोई पुराना रेंट मिला, एरियर हो गया पुराना रेंट जो पहले नहीं मिला था अब मिला, तो इट मीन्स आपको 30% उसमें टैक्स में छूट मिलेगी। तो जो भी रेंट आपको मिलेगा उस पर जो छूट होती है अंडर सेक्शन 24 वो होती है 30%। सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, कंप्यूट द ग्रास एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस उस म्यूनसिपल वैल्यू 65,000। हमें ग्रास एनुअल वैल्यू निकालनी है एक मकान जिसकी म्यूनसिपल रेंटल वैल्यू 65,000 है, फेयर रेंट 65,000 है, स्टैंडर्ड रेंट 58,000 है और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड 60,000 है। देखिए सबसे पहले हमारा स्टेप होता है वैसे म्यूनसिपल रेंटल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू को कंपेयर करना। अब क्योंकि ये दोनों ही सेम हैं तो वैसे हम इसमें से लेते हैं विच एवरेज हाई, विच एवरेज हाई, तो इसलिए दोनों सेम हैं तो हमारी तो 65,000 ही बनेगी, 65,000। फिर इसको हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट के साथ। हमारे पास स्टैंडर्ड रेंट है 58,000 और इसमें से हम लेते हैं विच एवरेज लेस, विच एवरेज लेस जो कम है, तो क्या आ गई 58,000। फिर ये हमारी आती है एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू, ERV यानी एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू। फिर इस वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेंट के साथ, वो है 60,000 और इन दोनों में से लेते हैं विच एवरेज हाई, विच एवरेज हाई। तो 60,000 इन दोनों में 60,000 बड़ा है तो यही आपकी क्या हो जाएगी, मैं पूछा था ग्रास एनुअल वैल्यू, तो ये आपकी ग्रास एनुअल वैल्यू यानी 60,000 इज़ द राइट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अनरियलाइज्ड रेंट इज इक्वल टू, अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब क्या है दोस्तों, ये वो रेंट होता है जो किराएदार ने आपको नहीं दिया। मतलब किराएदार आपके मकान में रह रहा है लेकिन वो रेंट नहीं दे रहा है, ऐसे रेंट को कहते हैं अनरियलाइज्ड रेंट। अब क्योंकि वो रेंट नहीं मिलता तो आपको टैक्स भी नहीं देना होता। तो खैर अभी इसमें पूछा क्या गया है, अनरियलाइज्ड रेंट इज इक्वल टू, अनरियलाइज्ड रेंट किसके बराबर है, अमाउंट ऑफ रेंट पेएबल बट नॉट पेड बाय टेनेंट। पहला ही, क्योंकि जो मैंने आपको बताया, क्या बताया कि जो रेंट टेनेंट यानी किराएदार ने देना है लेकिन नहीं दिया है बिकॉज ऑफ सम रीज़न, उसी को हम क्या बोलेंगे, अनरियलाइज्ड रेंट, पेएबल बाय टेनेंट बट पे नहीं किया गया हो। चलिए नेक्स्ट, डिडक्शंस आर एप्लीकेबल अंडर डैश सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है उसमें जो डिडक्शंस दी जानी है किस सेक्शन के अंडर दी जाती हैं, तो अंडर सेक्शन 24 है वो, जिसमें दो डिडक्शंस आपको मिलती हैं, दैट इज़ 30% ऑफ NAV नेट इन वैल्यू का 30% आपको टैक्स में छूट होती है, और साथ में इंटरेस्ट ऑन लोन, और लोन का पर्पस क्या होता है, मकान खरीदना, कंस्ट्रक्शन करना या फिर रेनोवेशन करना। तो दोनों ही ये हैं, ये अंडर सेक्शन डिडक्शन कौन से सेक्शन के अंदर आएंगे, अंडर सेक्शन 24 इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस इज टेकन टू बी नील। इन दोनों में से, इन दोनों नहीं, इनमें से किन केसेस में मकान की एनुअल वैल्यू को नील माना जाता है। देखिए एनुअल वैल्यू का मतलब जो मकान आपका रेंट आप रिसीव कर रहे हो अपने किराएदार से। अगर मकान आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है, इसका मतलब आपने किराए पे नहीं दिया, आप खुद रहते हो, तो इसका मतलब आपको कोई भी रेंट नहीं मिल रहा, तो एनुअल वैल्यू नील होगी। या फिर वैकेंसी फॉर होल पीरियड, अगर पूरे 12 महीने आपका मकान खाली रहा तब भी उसकी एनुअल वैल्यू क्या होगी, नील होगी, क्योंकि किराएदार तो है नहीं उसमें किराया देने के लिए। तो इन दोनों ही केसेस में डी आंसर रहेगा, इफ़ बोथ ए एंड बी, यानी सेल्फ ऑक्यूपाइड में भी एनुअल वैल्यू क्या रहती है, नील, क्योंकि आपको रेंट नहीं मिलता, खुद रह रहे हो। और दूसरा, अगर मकान आपका खाली है तब भी उसकी एनुअल वैल्यू क्या रहेगी, नील, क्योंकि अगर खाली है तो इसका मतलब किराएदार नहीं है, तो तब भी उसकी एनुअल वैल्यू क्या रहेगी, नील। चलिए नेक्स्ट इज अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन द मेथड ऑफ अकाउंटिंग विच एन SSC कैन फॉलो शैल बी। बिजनेस प्रोफेशन में जो SSC है किस मेथड से काम करता है, कौन से मेथड से वो अपनी इनकम को शो करता है, मर्केंटाइल सिस्टम, कैश सिस्टम, मर्केंटाइल और कैश सिस्टम, ओनली एनी ऑफ दिस सिस्टम। देखिए अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन SSC जो है कौन सा मेथड फॉलो करता है अपनी इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, वो मर्केंटाइल सिस्टम भी कर सकता है, मोस्टली मर्केंटाइल सिस्टम, बहुत कम होता है कैश सिस्टम। तो दोनों सिस्टम पे वो काम करता है, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए मर्केंटाइल और कैश सिस्टम ओनली, यानी इन दोनों में से ही, दोनों या इन दोनों में से किसी एक। डेप्रिसिएशन इज अलाउड इन केस ऑफ, डेप्रिसिएशन किन एसेट्स के लिए अलाउड है। देखिए डेप्रिसिएशन चाहे वो टेंजिबल एसेट हो चाहे वो इंटेंजिबल एसेट्स हो। टेंजिबल एसेट आपको सबको पता है, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इंटेंजिबल, गुडविल, पेटेंट हो गई, तो दोनों पे ही डेप्रिसिएशन अलाउड है अंडर सेक्शन 32।
चलिए नेक्स्ट इज unabsorbed depreciation brought forward from an earlier year of a particular business can be set off। देखो दोस्तों, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी हम इनकम अर्न करते हैं उसमें से जो हमारे खर्चे होते हैं हम डिडक्ट करते हैं। अब मान लो कि पिछले साल आपकी जो इनकम थी, आपका जो इनकम थी वो मान लो 10,000 थी, लेकिन जो डेप्रिसिएशन थी किसी एसेट पे वो 12,000 थी। तो इसका मतलब हो गया कि 2,000 अभी भी जो डेप्रिसिएशन है अनअब्जॉर्ब्ड है, यानी आप उसमें से माइनस नहीं की क्योंकि इनकम ही आपकी 10,000 थी। ये जो बची हुई 2,000 डेप्रिसिएशन है इसको हम बोलेंगे अनएब्जॉर्ब, कि अभी तक हमने इसको एब्जॉर्ब नहीं किया या अपने प्रॉफिट में से नहीं निकाला। तो ये जो डेप्रिसिएशन है आप अपने प्रॉफिट में से निकाल सकते हो। कब? कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम द सेम बिजनेस, एनी हेड ऑफ इनकम, एनी बिजनेस इनकम, एनी हेड ऑफ इनकम बट फर्स्ट फ्रॉम बिजनेस इनकम। देखिए ये जो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है जो अभी तक आपने अपनी बुक्स में नहीं दिखाई, इसको आप शो कर सकते हो। एनी हेड ऑफ इनकम, किसी भी इनकम के हेड से, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, किसी भी हेड की इनकम से, लेकिन फर्स्ट फ्रॉम किस में से? बिजनेस। अगर बिजनेस इनकम में से माइनस करने के बाद भी बच जाती है तो आप किसी भी इनकम में से इसको माइनस कर सकते हो, एज एन एक्सपेंसेस को शो कर सकते हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे, If tenant has incurred any capital expenditure on construction, renovation, extension of the building taken on lease rent। अगर टेनेंट ने, सबसे पहले आप ये समझो कि ये किसकी बात कर रहा है? टेनेंट की, यानी किराएदार की। किराएदार ने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया तो दोस्तों सीधी सी बात है, अगर ओनर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगा तो उसको डेप्रिसिएशन की छूट मिलेगी। लेकिन अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर किराएदार ने किया है, चाहे उसकी कंस्ट्रक्शन है, रेनोवेशन है, एक्सटेंशन है, तो उसको कोई भी जो डिडक्शन है नहीं मिलती। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ही इज़ अलाउड द डिडक्शन ऑफ रेंट पेड, ही कैन नॉट टेक डेप्रिसिएशन ऑन सच कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो मैंने कहा कि उसको कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर की डेप्रिसिएशन एज ए डिडक्शन नहीं मिलेगी। हाँ, टेनेंट की जगह अगर ओनर हो, लैंडलॉर्ड हो, वो कर रहा है तो उसको डेप्रिसिएशन एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर डिडक्शन मिल सकती है। चलिए नेक्स्ट, एसएससी इज हैविंग स्टॉक एग्जिस्टिंग इन द बिजनेस, वैल्यूएशन स्टॉक विल बी एट। एसएससी के पास स्टॉक है, उसकी वैल्यूएशन हम किस प्राइस पे करेंगे? तो ये आप अकाउंटेंसी में सीख चुके हो, कॉस्ट प्राइस। अगर एसएससी के पास कोई स्टॉक है तो उसकी वैल्यूएशन हम किस प्राइस पे करेंगे? कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। एज पर सेक्शन 30 रेंट ऑफ ओन बिल्डिंग इज, सेक्शन 30 के हिसाब से जो रेंट अपनी खुद की बिल्डिंग का है, देखिए सेक्शन 30 एक्सपेंडिचर जो आपके हैं, अगर आप अपनी ही बिल्डिंग में रहते हो तो उसका जो रेंट है वो आप अपने खर्चों में शो नहीं कर सकते, वो डिसअलाउड हो जाएगा। क्यों? रेंट ऑफ ओन बिल्डिंग। लेकिन यही बिल्डिंग अगर आपने रेंट पे ली होती तो इसका जो रेंट है वो आपको अलाउ था, आप अपने बिजनेस एक्सपेंस में उसको दिखा सकते थे। लेकिन क्योंकि बिल्डिंग आपकी खुद की है, आप खुद को तो रेंट दोगे नहीं, इसलिए वो डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी एज पर सेक्शन 30। चलिए नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल फॉर द सम पे टू आईआईटी विल बी। देखिए आईआईटी को जो हम डोनेशन देते हैं, आईआईटी हो गया या कोई कॉलेज हो गई, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, या साइंटिफिक रिसर्च हो गया, रिसर्च के लिए कुछ पैसा हम देते हैं तो उसमें आपको टैक्स में छूट मिलती है। कितनी छूट मिलती है भाई? जितना पैसा आप दोगे उसका 1.5 गुना। मतलब अगर आपने मान लो लाख रुपया दिया तो टैक्स में आपकी छूट हो जाएगी 1,50,000। यानी आप जो आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर 1 लाख है उसको आप कितना दिखाओगे? 1,50,000। ये गवर्नमेंट ने दी है कि जितना आप डोनेट करोगे उससे 1.5 गुना ज़्यादा आपको टैक्स में छूट मिलेगी। तो कितनी गुना? 1.5 गुना, यानी 1.5 टाइम। ये याद रखो, आईआईटी हो गया, कॉलेजेस हो गए, कोई साइंटिफिक रिसर्च के इंस्टीट्यूट हो गए, तो इनको जो भी आप डोनेशन देते हो उसमें टैक्स में आपको जो छूट मिलती है, जितनी डोनेशन दी उसका 1.5 गुना मिलेगा। अगर आपने 100 रुपया दिया तो 150 रुपये की छूट मिलेगी, अगर आपने लाख दिया तो 1.5 लाख की आपको टैक्स में छूट मिलेगी। चलिए नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एक्विजिशन ऑफ पेटेंट एंड कॉपीराइट आर सब्जेक्ट टू। अगर हमने कॉपीराइट और पेटेंट पे कोई एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया, कोई खर्चा किया है, तो उसमें जो हमें छूट है वो कितनी है? डिडक्शन मिलेगी 14 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 नॉट अलाउड एज डिडक्शन। देखिए जो भी हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, किस पे? पेटेंट पे या कॉपीराइट पे या नो हो पे। इस पे पहले तो मैं आपको बता दूं कि डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 इस पर डेप्रिसिएशन मिलेगी, ये तो आपको याद रखना ही है।
और ये भी याद रख लो, क्योंकि कई बार पूछा जा सकता है कि इन पे डेप्रिसिएशन मिलेगी कितनी, डेप्रिसिएशन तो है लेकिन मिलेगी कितनी, तो आप याद रखो इन पे 25% डेप्रिसिएशन आपको अलाउ होती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं है, उनकी परचेज, पेटेंट कॉपीराइट की परचेज अलाउ नहीं है एज एन एक्सपेंडिचर, लेकिन जितने की परचेज की उसका 25% आपको डेप्रिसिएशन मिलेगी एज पर सेक्शन 32। चलिए, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एन इम्पोर्ट लाइसेंस इज टैक्स अंडर द हेड। देखिए, अगर इम्पोर्ट लाइसेंस है उसमें अगर आपने उसको बेचा, उसको प्रॉफिट हुआ, क्योंकि इम्पोर्ट लाइसेंस मतलब बाहर से माल आपने खरीद के लाना, तो उसका एक लाइसेंस होता है। और अगर उस लाइसेंस को, क्योंकि ये बिज़नेस के हेड के अंडर आता है, तो उस लाइसेंस को अगर बेचा और उस पर प्रॉफिट हुआ तो वो भी अंडर द हेड PBGP आएगा, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, उस हेड के अंदर टैक्सेबल होगा। तो दोस्तों ये थे आज के MCQs, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक में टैक्स के MCQs लेके आऊँगा वो रहेगा कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, मर्ज MCQs लाऊंगा, दोनों के मिक्स 15-20 MCQs ले आऊँगा। फिर हम कॉस्ट अकाउंटिंग के MCQs भी शुरू करेंगे। तो ये थे आज का सेशन। दोस्तों जो लाइव सेशन है, नेक्स्ट सेशन वो मैं लाने वाला हूँ जनरल एंट्रीज पे। बहुत जल्द मैं टैक्स पे भी काम कर रहा हूँ, इनकम टैक्स पे। उसके आपके लिए मैं कुछ ऐसे नोट्स बना रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स, कि जो आपको काम आ सकें। तो वो नोट्स जैसे ही प्रिपेयर हो जाएंगे, एक लाइव सेशन में टैक्स का भी लाऊंगा, लेकिन उससे पहले नेक्स्ट सेशन जो आपका लाइव सेशन आएगा वो जनरल एंट्रीज पे आएगा। उसमें हम कुछ प्रैक्टिकल काम भी सीखेंगे, जनरल एंट्रीज कैसे बनाई जाती हैं, रूल्स वगैरह को हम डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे हम उस लाइव सेशन में, और साथ ही साथ MCQs आपको मिलते रहेंगे। किंग्स कॉमर्स जोन की ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें आपको स्टडी मटेरियल भी मिल रहा है, और साथ ही साथ जो उसमें मॉक टेस्ट हैं उसके मॉक टेस्ट प्लस एनालिसिस वीडियोज़ भी आपको मिल रहे हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।